तू जो मुझे आ मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, होते हैं लम्हे मेरे। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेकदर। जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हवा के जैसे तू चलता है, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है कहानी बाय कल्पना। तो आप सब सोच रहे होंगे जब इनका चैनल कहानियों का है तो फिर ये गाना क्यों गुनगुनाती हैं, है ना? आता है ना मन में सवाल। वो इसलिए कि मेरा ऐसा मानना है, संगीत ईश्वर की आराधना है। अगर हम किसी भी काम को उस चीज़ से शुरुआत करें जिसमें मेरा मन लगता है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें हम सब का मन लगता है, तो हमारा माइंड पीस होता है। और मेरा माइंड संगीत में, गीत में बहुत लगता है। मुझे संगीत सुनना, गुनगुनाना बहुत पसंद है। जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं बहुत पीस फील करती हूँ, और जब पीस फील करती हूँ तो मुझे कोई भी काम करने में बड़ा मज़ा आता है। इसीलिए मैं गाना गुनगुनाती हूँ, है ना? ठीक है, चलिए तो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। उससे पहले आप सब ने अगर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो कर लीजिए। और आज की कहानी है दो भाइयों की। एक भाई ऐसा जिसके पास सब कुछ है, सुख है, समृद्धि है, साम्राज्य है, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए। और एक भाई ऐसा जिसको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है लेकिन उसको सब कुछ चाहिए। चलिए, क्यों, कैसे, कहाँ, कहानी सुनते हैं और समझते हैं। बहुत पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था बलबीर सिंह। बलबीर सिंह बहुत अच्छे नेक राजा थे और उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अनिकेत। और अनिकेत सबका प्यारा था। कुछ ही समय राजा के घर में दूसरी संतान ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सुरवीर सिंह। सुरवीर सिंह बचपन से ही थोड़ा आलसी, थोड़ा आराम तल्लवी जैसा था। वो ज़्यादा काम वाम नहीं करता था, थोड़ा आराम करना उसका फितरत था, उसकी नीयत थी। समय बीतता गया और अनिकेत और सुरवीर दोनों बड़े होने लगे। बड़े होके दोनों को गुरुकुल भेजा गया और दोनों ने अपनी अपनी शिक्षाएं प्राप्त की। अनिकेत जो था वो बहुत बड़ा धनुर्धारी बना। वो धनुष विद्या में बहुत निपुण था और बहुत मेहनती था। वो हर काम बड़े निष्ठा से करता था और जो भी काम अपने हाथ में लेता था उसमें वो पूरा कंट्रोल, मतलब पूरा उसको उस काम को करने में वो महारत हासिल कर लेता था। ये अनिकेत की विशेषता थी। वो बहुत मन, बहुत ध्यान, बहुत साधना से काम किया करता था। और धनुर्धारी उसको यहाँ तक कहा गया, किसी किसी ने तो उसे अर्जुन की संज्ञा दे दी कि आज कलयुग का अर्जुन है अनिकेत, इतना बड़ा धनुर्धारी था। इधर सूरवीर जो था वो ज़्यादा कुछ नहीं करता था। उसे पता था कि मैं राजा का बेटा हूँ और राजा ही बनूंगा। उसकी ज़िंदगी इतनी ही थी। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके दोनों भाई अपने राज्य को वापस चले आए और राजमहल वापस आने पर माँ बाप बहुत खुश हुए। समय बीतने लगा लेकिन बहुत ही जल्दी राजा बलबीर सिंह की मृत्यु हो गई और पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि अब राजा अनिकेत को बन जाना चाहिए, क्योंकि तथाकथित राजा तो वही थे, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे को ही राज्य का संभालना होता था। यही नियम था, यही प्रथा था। तो ऐसा ही होना तय हुआ। अनिकेत को कहा गया कि तुम अब सिंहासन पर बैठ जाओ और राजगद्दी संभालो। अनिकेत ने कहा, मुझे राजकाज में कोई खास दिलचस्पी है नहीं, मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ, सो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए और राजा बनने की जो गुजारिश है वो प्लीज़ सुरवीर सिंह से कीजिए, वो राजा बनने लायक है, मुझे कहाँ इस समय इंटरेस्ट है। लोगों ने अनिकेत को बहुत समझाया पर अनिकेत नहीं माना और छोटा भाई जो था सुरवीर सिंह, उसको राजा बनने के लिए कहा गया। वो तो चाहता ही था कि कैसे भी अनिकेत राजा ना बने, राजा मैं बनूं,
और उसकी मनसा भी पूरी हो गई। उसे राजगद्दी पे बिठाया गया। राज्य महल में बहुत ही खुशनुमा माहौल था, उल्लास का माहौल था, पर कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, वो सूरवीर सिंह के राजा बनाए जाने पे खुश नहीं थे। उन्हें पता था इस राज्य का विनाश निश्चित है, तभी सूरवीर सिंह राजा बना है, नहीं तो अनिकेत जैसा राजा तो इस राज्य के लिए बहुत भाग्य की बात होती, लेकिन अनिकेत ने तो मना ही कर दिया था। इधर समय बीतने लगा और सूरवीर सिंह अपने असली रूप में आने लगा। उसकी लालच, उसका क्रूरता, उसकी चालाकियाँ दिखने लगी। अब सूरवीर सिंह बहुत ही क्रूर शासक था, वो किसी के लिए अच्छा नहीं था, वो बहुत चालाक था, अपने आप को बहुत काबिल समझता था। और समय के साथ उसके मन में एक बात आने लगी कि अभी तो मैं राजा बन गया हूँ, लेकिन अगर भैया की संतान ने, अब दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, तो सूरवीर सिंह के मन में ये बात आ गई कि अगर भैया के बच्चों ने आगे जाके भविष्य में ये कहा कि राजा तो मेरे पिता को बनना चाहिए था, अगर मेरे पिता नहीं बन पाए तो भी अब हम राजगद्दी के वारिस हैं, हमें राज्यपाठ मिल जाना चाहिए, तब तो मेरा राज्य छिन जाएगा। ऐसा सोच के सूरवीर सिंह ने उसको, अनिकेत को राज्य से निकालने की योजना बनानी शुरू कर दी। वह हर मौके की तलाश में रहता कि कैसे भी अनिकेत को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए वो हर तरह की कोशिश करता। इधर अनिकेत बहुत अच्छा था, बहुत सही था, वो हरदम सूरवीर सिंह के हर कार्य में सहायता करता था, सलाहकार के रूप में हमेशा उसे सही सलाह देता था और वह हमेशा अपने राज्य के लिए अच्छा ही सोचता था। उसकी दोस्ती एक दूसरे देश के राजा से हो गई और अनिकेत और दूसरे देश के राजा में बहुत घोर अपनापन और प्यार हो गया। इस बात का फ़ायदा अनिकेत के भाई सूरवीर सिंह ने उठाया। सूरवीर सिंह ने ऐसा साबित कर दिया कि अनिकेत जो हैं वो देशद्रोही हैं, वो दूसरे राज्य से मिलके हमारे देश पर आक्रमण करवाना चाहते हैं। उसने प्रजा में ऐसा आक्रोश, ऐसा विद्रोह भर दिया कि लोग भी अनिकेत के खिलाफ हो गए और एक दिन ऐसा समय आ गया कि सब लोग अनिकेत को देश से निकालो की नारा लगाने लगे। कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जनता में, प्रजा में आग भड़क चुकी थी कि अनिकेत देशद्रोही हैं और अंत में सूरवीर सिंह ने अपने भाई को यह कहते हुए देश से निकाल दिया कि मेरे भाई ने देशद्रोही का काम किया है। अनिकेत को सब परिवार राज्य से निकाल दिया गया। अनिकेत बेचारे सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, यूँ तो मैं राजकुमार हूँ, लेकिन मेरे साथ 2 बच्चे और मेरी पत्नी भी है, इनको लेके मैं कहाँ जाऊँ। तब उन्हें अपने उस राजा की याद आई जो उनके अच्छे दोस्त थे। चलते चलते अनिकेत अपने उस राजा के पास पहुँचे और उनसे शरण मांगा। उन्हें कहा कि प्लीज़ आप मुझे शरण दीजिए, क्योंकि इस वक्त मुझे आपके मदद की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों और पत्नी को लेकर कहाँ जा सकता हूँ। उनके जो मित्र थे उनका नाम था महाराज विराट। विराट ने कहा, अनिकेत तुम मेरे राज्य में खुशी खुशी रह सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ रहो मेरे राज्य में। और अनिकेत वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे अनिकेत ने अपने काम से, अपने स्वभाव से सबका मन जीत लिया और राजा विराट ने उसे धीरे धीरे अपने मंत्रियों में शामिल कर दिया। अनिकेत की कार्यकुशलता, उसकी धनुर्विद्या, उनका लगन, उनकी सूझबूझ, उनकी सच्चाई, उनकी नेकी उन्हें दिनों दिन पदोन्नति दिलाते जाते। अनिकेत धीरे धीरे मंत्री से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से एक दिन प्रधानमंत्री बन गए और वहाँ राजा के विशेष सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किए गए। राजा अब हर काम अनिकेत से पूछ के किया करते थे, क्योंकि अनिकेत के पास सच में समझ थी, सोच थी, वो अच्छे बुद्धिमान भी थे, धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि बड़े से बड़े धनुर्धारी उनसे मात खाते थे। तो राजा विराट ने उन्हें अपना सलाहकार जब बना लिया तो उनके राज्य के कुछ मंत्रियों को ये बात आंखों में खटकने लगी। अब वो लोग सोचने लगे कि अब दूसरे देश का आदमी आके हमारे देश का प्रधानमंत्री बन गया और हम लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, ये तो हो नहीं सकता है। अनिकेत को कैसे भी इस देश से भी निकाल देना चाहिए। ये उन लोगों की मंत्रणा शुरू हो गई, वहाँ के मंत्रियों की, और वो राजा विराट का कान भरने लगे। हर दिन अनिकेत को लेके कोई ना कोई शिकायत लगाते, परंतु राजा विराट अनिकेत पे बहुत भरोसा करते थे। एक दिन राजा विराट ने अपने मंत्रियों को कहा कि आज मुझे आम खाने का बड़ा मन है, तुम लोग एक काम करो, बागीचे में मेरा बिस्तर लगवाओ, मैं वहीं पे रहूँगा, आराम करूँगा और पके आम मुझे ला के दो, मैं आम खाना चाहूँगा। मंत्रियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया।
महाराज विराट का जो बेड था वो एक आम के पेड़ के नीचे लगा दिया और उसी पेड़ पर बहुत ही मीठे स्वादिष्ट आम लगे थे। तो मंत्रियों ने ऐसा किया कि राजा के कान में कहा कि राजा साहब, सो आपके जो दोस्त हैं अनिकेत, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, आप उनकी आज परीक्षा लीजिए। आप ऐसा कहिए कि सबसे ऊपर वाला जो जुड़वा आम है उसको वो निशाना साधे, और वो निशाना भी कैसा, तीर नीचे से ऊपर ना जाए, तीर ऊपर से नीचे आए, ऐसे निशाना साधे और उसे कहिए कि वैसे आम तोड़ के और मुझे सुरक्षित रखना तुम्हारा काम है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। तो राजा विराट ने कहा, लेकिन इसमें तो मेरे जान को खतरा है। तो मंत्रियों ने कहा, यही तो आपकी परीक्षा होगी ना, यही तो आप परीक्षा लोगे उससे कि आपकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए और आम भी सुरक्षित आपके हाथों में मिल जाना चाहिए। राजा विराट ने सोचा कि चलो देखा जाए, अगर इतने बड़े धनुर्धारी हैं तो उनकी परीक्षा ली जाए। ऐसा सोच के राजा विराट ने अनिकेत को बुलवाया और कहा, अनिकेत देखो, मेरे आंखों के ठीक ऊपर जो 2 आम लगे हैं उनको तुम अपने धनुर्विद्या से, अपने तीर से उन आम को तोड़ो, लेकिन शर्त ये है कि तीर नीचे से ऊपर न जाए, ऊपर से नीचे लगे और आम टूट जाए और मेरा नुकसान ना हो, मुझे किसी भी तरह से हानि ना हो। ये सुन के अनिकेत थोड़े से तो चौंके, पर वो सोचने लगे ये कैसी बात हो गई। लेकिन खैर उन्होंने स्वीकार किया कि महाराज, मैं इसका उत्तरदायित्व लेता हूँ कि मैं आम भी तोड़ दूंगा और आपको जरा सी खरोच भी नहीं आएगी। ऐसा कह के अनिकेत ने अपना धनुष उठाया और आम के फल पे निशाना साध दिया। इधर आसपास जो मंत्री खड़े थे सब एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। सबको तो लग रहा था 2 चीज़ें होंगी, या तो राजा को नुकसान होगा और राजा अनिकेत को देश से निकाल देंगे, या फिर राजा की मृत्यु हो जाएगी तो वापस अनिकेत ही राजा बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े, किसी कोई फिंगर क्रॉस किए सब खड़े थे और सब एकदम आश्चर्यचकित निगाहों से ये तमाशा देख रहे थे। लेकिन अनिकेत इतने होशियार थे कि उन्होंने बहुत अच्छे से निशाना साधा और आम टूटा और अनिकेत ने अपने दाएं हाथ से आम को पकड़ा और बाएं हाथ से वापस उसने तीर पकड़ लिया। राजा को खरोच तक नहीं आई और उसने राजा के हाथ में आम पकड़ा दिया और कहा कि महाराज ये लीजिए आपका आम। राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने कहा, अनिकेत आज तो तुमने सच में मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और सब मंत्रियों के बीच में कहना चाहता हूँ। अनिकेत ने कहा, वो क्या? तो राजा ने कहा कि देखो अनिकेत, कुछ ही दिन पहले मुझे वैद्यराज ने बताया है कि मुझे किसी खास प्रकार की एक भयानक बीमारी हो गई है और मैं ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहूँगा। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। आज मैं सारे सभा में, सारे मंत्रीगण के सामने ये घोषणा करता हूँ लिखित रूप से कि अगर मेरी मृत्यु हो गई असमय अकाल तो तुम राजा बनोगे इस देश के, इस राज्य के, तब तक जब तक मेरे बच्चे बालिग न हो जाएं, जब तक मेरे बच्चे 21 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए मैं तुम्हें इस देश का राजा घोषित करता हूँ। ये सुन के सारे मंत्री के होश उड़ गए कि ये क्या हो गया, हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई। लेकिन अनिकेत ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे राज्य काज में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपने राज्य काज संभाल रहा होता ना। राजा विराट ने कहा, वो तो तुम्हारा कर्तव्य था, ये तुम्हारी दोस्ती है, क्या तुम दोस्ती भी नहीं निभाओगे? अनिकेत राजा के सामने विवश हो गया और उन्होंने हाँ कह दिया और इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इधर अनिकेत के भाई सूरवीर सिंह पर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया और सूरवीर सिंह के बहुत सारे सैनिक मारे गए। सूरवीर सिंह के हाथ पैर ठंडे हो गए और उनके जीतने की कोई आसार नहीं थी। वो समझ चुके थे कि अब मेरा राज्य छिन जाएगा, अब मैं पराजित हो जाऊंगा। तब उन्हें अपने भाई अनिकेत की याद आई और उन्होंने एक गुप्तचर अनिकेत के पास भेजा, एक चिट्ठी लिख के। गुप्तचर जब चिट्ठी लेके आया तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई अनिकेत, आपके मदद की बहुत ज़रूरत है, अगर आप हमें नहीं बचाइएगा तो हम सब मारे जाएंगे, हम सब बंदी बन जाएंगे। अनिकेत ने राजा विराट को कहा, मित्र मुझे अभी अपने राज्य जाने दो, वहाँ के लोगों को मेरी ज़रूरत है, मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। राजा विराट ने कहा, तुम अभी भी अपने भाई की मदद करना चाहते हो? अनिकेत ने कहा, जी हाँ, मैं करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो उसने किया ये उसका कर्म था, लेकिन अभी मेरा देश, मेरी धरती मुझे पुकार रही है, मुझे जाना ही होगा। ऐसा कह के अनिकेत अपने भाई के राज्य में चला गया और बड़े ही वीरता से, बड़े ही ईमानदारी से उसने युद्ध लड़ा और युद्ध जीत लिया। जीतने के बाद
उसके भाई सूरबीर सिंह ने कहा, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पहचान नहीं पाया आपको और मैंने आपसे ही दुश्मनी मोल ले ली, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया और अपना राजगद्दी संभालिए। अनिकेत ने कहा, नहीं नहीं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय रहते तुम्हारी आँख खुल गई, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं ये राजगद्दी नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि जब तक उनके बच्चे बालिग नहीं हो जाते हैं तब तक मैं उनका राज्यकाज संभालूंगा, इसलिए मुझे जाने दो और तुम अपना राज्य अच्छे से करो, जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे बुला लेना। ऐसा कह के अनिकेत वापस राजा विराट के पास लौट आए। तो देखा आपने कितने ईमानदार थे अनिकेत, उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी, अपना हर कर्म पूरा निष्ठा से किया। लेकिन कितना बुरा था वो सूरबीर सिंह जिसने अपने ही भाई को अपने देश से निकाल दिया, और कितने महान थे वो राजा विराट जिन्होंने अपने दिल में, अपने ज़िंदगी में, अपनी खुशियों में अनिकेत को जगह दी। तो इसीलिए रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता है, रिश्ता मन से भी बनता है। तो इस तरह अगर मन से रिश्ता बनाया जाए और उसे निभाया जाए तो उससे सुंदर रिश्ता और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चों को आज एक नया लेसन सिखाया। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।